हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हमारे ज्योग्राफी का 6th क्लास की जो ज्योग्राफी थी उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं दूसरा चैप्टर। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। अगर हो सकेगा तो ये वीडियो पूरी ये चैप्टर जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वरना हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे इसी चैप्टर का। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर है, तो इसका है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये जो चैप्टर है हम इसको पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे कि ये आपने देखा होगा, जैसे कि आपके प्रिंसिपल जो आपके टीचर्स होते हैं उनके रूम में, ऑफिस में ही रखा होता है। तो आप इसको देख से बता सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है या आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लड्डू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे कि आपने ये सुई देखी है, ये जो है ये छोटी सी दिख रही है इधर, तो इसको अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो दूसरी जो काल्पनिक रेखा है वो कौन सी है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये ऊपर सबसे पॉइंट में ये उत्तरी ध्रुव है, ये 80 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री उत्तर, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर, यहाँ पे उसके बाद आएगा उससे कम 10 डिग्री उत्तर, ऐसे आता जाता है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी सीमांत कटिबंधीय उत्तरी ध्रुव। सॉरी, ये रह गया था नीचे का। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये इस प्रकार से है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तीसरा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। चौथा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव पर वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ये बुक मैं पढ़ चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप ये मेरा रिवीजन चल रहा है और आप भी इसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं अपना। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। देशांतर क्या है? अब देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय मान्योत्तर कहते हैं।
हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं, इस प्रकार से, ये लंबी लंबी, ये इस प्रकार से होती हैं। और जो अभी पढ़ेंगे हम देशांतर और ये हमारी देशांतर रेखा इस तरह से होती हैं, इस तरह से ये। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय मान्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय मान्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली मान्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस मान्योत्तर की प्रमुख मान्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख मान्योत्तर तथा 180 डिग्री मान्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम मान्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय मान्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति हो गई। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ड़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे सारी NCERTs कवर करवाई जाएंगी। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसका हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे।